हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि एकदम ठीक होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 की रिलेशन एंड फंक्शंस। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स। अच्छा, अब ये थोड़ी सी नई चीज है आपके लिए। फंक्शन की यहाँ पे दो डेफिनेशन है, ठीक है। और फंक्शन नहीं, ये क्या है, एक रिलेशन है। तो रिलेशन की यहाँ पे दो डेफिनेशन है, ठीक है। फिर द रिलेशन जी इज डिफाइंड बाय, और जी एक्स की भी फिर से दो डेफिनेशन है। तो एक तो नई चीज यहाँ पे ये आती है। दूसरा देखते हैं, शो दैट एफ इज अ फंक्शन बट जी इज नॉट अ फंक्शन। कह रहा है ये शो करके दिखाओ एफ एक फंक्शन है और जी इज एक फंक्शन नहीं है। अच्छा, फंक्शन होने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, कि हर एलिमेंट ऑफ सेट ए की सिंगल इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो फंक्शन नहीं है। तो हमको प्रूफ तो वही करना है, पर कुछ चीजें सीखनी है कि हम लोग क्या अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। तो पहले तो समझो, पहले तो जैसे हम लोगों ने सुना था, मतलब हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9, ऐसे करके फंक्शन आ गया। कि फंक्शन की एक ही डेफिनेशन होती थी। और क्या आ जाता था, फंक्शन मान लो कुछ ऐसे आ गया, एक्स आ गया रूट करके, या कुछ ऐसा आ गया, कुछ ऐसे, मतलब ऐसे एक ही एक डेफिनेशन आती थी। और वो जहां पे कह दिया था एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यही तो चलता रहता था, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या है, किसी एक रिलेशन या फंक्शन की दो डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो देखो पहले तो कहां से कहां तक ये डिफाइन है, 0 से 10 तक डिफाइन है, ठीक है। ये जो रिलेशन है वो कहां से कहां तक डिफाइन है, 0 से 10 तक, आपको दिख गया होगा। और 0 से लगाकर 3 तक, 0 से लगाकर 3 तक इस रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 3 से लगाकर 10 तक, 3 से लगाकर 10 तक इस रिलेशन की डेफिनेशन है 3x। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ये किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं एफ एक्स की बात कर रहा हूं, ये मैं एफ एक्स की बात कर रहा हूं। अच्छा, ये चीज आपको समझ आई, दो डेफिनेशन होने का मतलब ये 0 से लगा के 3 तक कुछ इस तरह से बिहेव करेगा, और 3 से लगा के 10 तक कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। अच्छा, अब कर लेते हैं बात gx की। तो gx का भी सीन वही है, 2 पे डेफिनेशन बदलेगी और 10 तक। देखो ये फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है, 0 से लगा के 10 तक। ये फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है, 0 से लगा के 10 तक के लिए, खाली रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। अब 0 से लगा के 2 तक, 0 से लगाकर 2 तक इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर देखो, यहां पर 3 इंक्लूडेड है, 3 क्या है, इंक्लूडेड है, स्लैग्ड इनइक्वालिटी लगी है, ठीक है, स्ट्रिक्ट वाली नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं, ये क्या जा रहा है, 3x, और हाँ 3x यहां पर भी है, ठीक है। तो इस फंक्शन की भी दो डेफिनेशन, पहली 0 से लगा के 2 तक जो है वो एक्स स्क्वायर है, पहली जो 0 से लगाकर 2 तक है वो एक्स स्क्वायर है, जीएक्स की डेफिनेशन। और 2 से लगाकर 10 तक क्या है, 3x है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि दो डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसी, अगर कोई रिलेशन डिफाइन है उसको हम फंक्शन कब कहेंगे, उसका कोई भी एलिमेंट, मान लो कोई भी एलिमेंट दो जगह मैपिंग ना कर रहा हो, किन्हीं दो के साथ अगर मैपिंग कर ली, कहानी खत्म हो गई, वो रिलेशन फंक्शन नहीं रह जाएगा, वो रिलेशन फंक्शन नहीं रह जाएगा। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, ठीक है। पहला क्या, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन चेंज कैसे होती है, 2 या 3 डेफिनेशंस हो सकती हैं, पहला तो ये समझ आया। दूसरा हम लोगों ने रिकॉल किया कौन सा रिलेशन का फंक्शन हो जाता है, ठीक है। अब अप्रोच देखते हैं, अब अप्रोच देखते हैं, हमें करना क्या होता है, हमें कहां पे चेकिंग करनी होती है। ये चेकिंग तो करनी है, ये चेकिंग तो हमें करनी है, पर कहां पर करनी है वो भी तो देखना है। तो
आपको देखना है एंड पॉइंट्स पे, जहां पे जस्ट फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है, जहां पे जस्ट फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही होती, बस उस पॉइंट पे चेक करना होता है। तो चेकिंग एफ एक्स एट 3 पे चेक करते हैं। तो एक बार फंक्शन में रख दो, एक बार फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और दूसरी बार क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x। तो जब यहाँ पे क्या चल रहा है, 3 रखना है तो यहाँ पे 3 रखो, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 9, और यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 रखो तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आ गई 9। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 की हमने 2 बार वैल्यू रखी तो दोनों बार क्या आया 9 9, ठीक है। और ये 2 बार तो लिखा नहीं जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या है 3 की एक यूनिक इमेज है, सिंगल इमेज है, ठीक है। तो यस सिंस, यहां लिख दोगे, यहां पे नहीं लिखोगे, मतलब आप नीचे लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं है। सिंस एफ एक्स हैज this function in variable x has unique images for all the elements of set of domain, hence it is a function. Since fx has a unique images for all the elements of set of domain, hence it is a function. देखो ये आप अपने मन से बना सकते हो, कहीं से देख के बना सकते हो, तो मैंने आपको बस एक डेफिनेशन बता दी ऐसा क्यों है, ठीक है, रीजन बता दिया कि सिंगल इमेज है। अच्छा अब आगे आते हैं, समझते हैं, gx का समझ लेते हैं। gx में भी आपको कहां पे चेक करना होगा, gx में भी आपको वहां पे चेक करना होगा जहां पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा होगा। फॉर gx हमें कहां पे चेक करना होगा, एट x इज इक्वल्स टू 2 पर चेक करना होगा। अगर यहां पर देखो क्या है, x की जब हम 3 वैल्यू यहां पे रख रहे थे तो हमें y की 9 मिल रही थी, ठीक है, और फिर से 9 ही मिल रही थी। इस वाले जहां जो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हुई उससे भी हमको 9 ही मिला, तो एक ही आपके पास क्या आया, इमेज आई, ठीक है। अब यहां पर देखो x इज इक्वल टू 2 रखने पे क्या होगा, हमने यहां पे एक बार 2 रखा जब ये वाला सीन था, एक बार ये सीन चल रहा है और एक बार आपका ये सीन चल रहा है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे 2 रखा तो क्या आ जाएगा 4, और जब यहां पे 2 रखा तो क्या आ जाएगा 6, और कहानी खराब हो गई। क्या हो गया, फंक्शन की डेफिनेशन डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब वायलेट हो गई, और ये रिलेशन फंक्शन नहीं रह गया। क्यों, 2 की आपको 2 इमेजेस मिल गई, 2 की आपको 2 इमेजेस मिल गई, ठीक है। सिंस एलिमेंट 2 कहां का, ऑफ सेट ऑफ डोमेन हैव 2 different images in set of codomain, hence gx is not a function, gx कह लो या g is not a function, it is a relation only, not a function। तो आपको यहाँ पे 3 चीजें ध्यान रखनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, पहले तो आपको ये समझना है कि एक से ज्यादा डेफिनेशन हो सकती है फंक्शंस की या रिलेशंस की, इतना ओके हो गया दिमाग में। फिर आप क्या देखोगे कि आपको जो पहले पढ़ाया था कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा, तो कब होगा जब उसकी सिंगल या मतलब एक ही यूनिक इमेज होगी, ठीक है। इतना बात समझ आ गया।
तो हमको तीसरा पॉइंट क्या देखना है? तीसरा पॉइंट ये देखना होता है कि जिस जिस x की वैल्यू पर फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा होता है, ठीक है, उस वैल्यू को उठा के दोनों डेफिनेशन में पुट कर दिया जाता है। इतना बात समझ आया? और फिर चेक किया जाता है कि वो सेम इमेज दे रहा है या नहीं। अगर सेम इमेज दे रहा है तो वो फंक्शन है, अगर डिफरेंट इमेजेस दे रहा है तो फंक्शन नहीं है। इट इज ओनली अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। आई होप आपके समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ fx is equals to x square, then find f1.1 minus f1 upon 1.1 minus 1। तो आपको पता है जब आपसे पूछा जाए, अगर कोई फंक्शन ये दे दिया जाए, हम लोग पिछले एक्सरसाइज में कर भी चुके हैं इसको 2.3 में, जब भी कोई फंक्शन मान लो ऐसे दिया है, ठीक है, और पूछा जाए कुछ ऐसा रखकर, मतलब x की जगह कुछ और रख दिया जाए, तो आप क्या करोगे? सामने भी x की जगह कुछ और रख दोगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? यहां पर इस केस में ये हो जाएगा। अच्छा, इसका वैल्यू फिर क्या हो जाएगा? जहां पे x है वहां पे आप क्या रख दोगे? 1 रख दोगे। आई होप आपको ये दो चीजें समझ आ गई होंगी। अब बस उठा के इसको यहां पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो इसका वैल्यू क्या है आप देखेंगे, ये रहा 1.1 का होल स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? नीचे ये हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप नॉर्मली भी कर सकते हैं पर फॉर्मूला डाल के अच्छा हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 1.1 प्लस 1, 1.1 माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, और इससे शायद ये कट रहा है। ये कितना बच रहा है? 2.1, ठीक है। ये कितना बच रहा है? 2.1। तो आई होप आपके समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो डोमेन का मतलब क्या था? पहले आप रिवीजन कर लो थोड़ा सा। डोमेन मतलब क्या था? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। आप एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज को ले सकते हैं। पॉसिबल वैल्यूज से क्या मतलब था भाई? तो पॉसिबल वैल्यूज से मतलब था जो एफ एक्स की वैल्यू को इतने, ये एफ एक्स मतलब ये फंक्शन इस वैल्यू को या तो इस कंडीशन में ना ले जाएं, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। एक्स की वो वैल्यू सारी हटा देंगे जब रूट के अंदर नेगेटिव होने लगेगा। और दूसरा क्या बताया था मैंने? एक्स की वो वैल्यूज को भी हटाएंगे जो न्यूमरेटर अपॉन जीरो को क्रिएट कर रही होंगी। तो इन दो को बचा ले जाओ, ठीक है। ये दो सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो एक्स की वो सारी वैल्यूज रख सकते हैं इस फंक्शन में जो इन दो वैल्यूज को क्रिएट नहीं करेगी, ठीक है। फंक्शन इस हालत में ना पहुंचा दे तो ठीक है। अब ऊपर का तो कुछ भी रखो, ऊपर तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर तो जीरो होने की कोई बात नहीं कही गई। नीचे देखो, नीचे तो नीचे अगर जीरो हो गया तो अपना इस फॉर्म में पहुंच जाएगा, रूट का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो जब जीरो नीचे बचाना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये जीरो ना हो रहा हो। और ये नीचे वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो कब होगा? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नीचे लिखी है इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे, जो जीरोस आएंगे, अगर वो हम यहां रख दें तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वही हम लोग रियल नंबर के सेट से हटा देंगे। चलो भाई इसको सॉल्व कर लो।
2 और 6, x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, या तो 2 है या 6 है, दोनों ही वैल्यूज ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे 2 पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 16 प्लस 12 माइनस 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 0 आ गया। ऐसे ही आप जब 6 पुट करोगे तो भी 0 आ जाएगा। तो हम डोमेन में, इस डोमेन ऑफ फंक्शन में सारा का सारा रियल नंबर लिख सकते हैं, सारा का सारा रियल नंबर के सेट से उठा के कुछ भी लिख सकते हैं, पर क्या हटाना पड़ेगा, 2 और 6 के सेट को हटाना पड़ेगा। यही हमारा क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, आई होप आपके समझ आया होगा। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें भी रियल वैल्यूड फंक्शन पिछले की तरह दिया हुआ है और उसकी डोमेन रेंज पूछ रहा है। तो भाई देखते हैं इसको सॉल्व करके। क्या दिया अंदर, x माइनस 1, ठीक है, ये हमको फंक्शन दिया हुआ है। ब्रैकेट का इतना कोई अंदर जो लगाया है उसका कोई यूज नहीं है, आप इसको देखें। अब डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन वो सारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जो fx को, मतलब फंक्शन को, ठीक है, फंक्शन को f को कहां ना पहुंचा दें, रूट के अंदर नेगेटिव ना कर दें, या फिर वो न्यूमरेटर के अपॉन में 0 ना ला दें। ठीक है, ये 2 कंडीशन बचानी है। x की कुछ भी आप वैल्यू रख सकते हो, बस वो वैल्यूज नहीं रख सकते जो फंक्शन को इस कंडीशन में ले जाएं। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो रूट वाला केस है तो उस पर फोकस करना है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। x की हम नंबर लाइन से कोई भी वैल्यू उठा लेंगे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, पर उन वैल्यूज को छोड़ देंगे जो रूट के अंदर नेगेटिव क्रिएट करेंगी। तो देखिए भाई, आप क्या रख सकते हैं, रूट मतलब x की जगह पर क्या 0 रख सकते हैं। अगर आपने 0 रखा तो -1 हो जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको पता है, साफ साफ दिख रहा है कि आप x की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट कर सकते हैं। 1 रखोगे तो 0 मिलेगा, 0 नेगेटिव नहीं है। तो 1 से स्टार्ट करके, 1 से स्टार्ट करके आप 1 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, आप 1 से स्टार्ट करके 1 से बड़ी ही वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2 ऐसे करके 3, फिर ऐसे रखते चले जाओ। अगर आप 1 से इधर बढ़े, अगर आप 1 से इधर बढ़े, ठीक है, अगर आप 1 से इधर बढ़े तो रूट के अंदर क्या होने लगेगा, नेगेटिव होने लगेगा। आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो आपका जो सोल्यूशन रीजन है वो कहां से कहां हो जाएगा, 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। इंफिनिटी पे स्मॉल ब्रैकेट लगता है, लगा दीजिए, 1 इंक्लूडेड है तो बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे रहेगा। यही आपकी क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ फंक्शन। इतना बात समझ आया, ठीक है। अब रेंज ऑफ फंक्शन की बात कर लेते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन को कैसे क्या हम लोग निकालेंगे। तो आप यहां से जो वैल्यूज रखेंगे, x की वैल्यूज रखेंगे, और इसी को क्या कहते हैं, fx को ही मैंने बताया था y भी कह देते हैं। ठीक है, कई बार डिस्कशन हो चुका था इंट्रो में, क्योंकि हम लोग fx की जो वैल्यूज आते हैं उसको y एक्सिस पे दिखाते हैं ग्राफ पर, इसीलिए यहां पर हम लोग उसको y भी कर सकते हैं। तो अब जो x की वैल्यूज यहां से आएंगी, जो x की वैल्यूज यहां से इस इंटरवल से आएंगी, ये इंटरवल क्या कंटेन करता है, 1 से लगाकर इंफिनिटी तक सारे पॉजिटिव नंबर्स, रियल नंबर्स। ठीक है, अब जो यहां से पुट करने पर x की वैल्यूज मतलब x की वैल्यूज जो यहां से पुट करी जाएंगी, फिर जो y की वैल्यूज आएंगी उनको हम लोग रेंज ऑफ फंक्शन कहते थे। तो भाई इस पे बात कर लेते हैं। अगर 1 पुट करोगे तो सबसे छोटा नंबर आ जाएगा 0। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1 पुट करने पर अगर आपने 1 पुट किया तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसके अंदर 0। ठीक है, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। और उसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ोगे, जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे, 2 पुट करोगे तो 1 मिलेगा, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, 3 पुट करोगे तो 2 मिलेगा, मतलब 3 पुट करोगे तो √3 मिलेगा, 1.7 मिल जाएगा।
अप्रोक्स में। 4 पुट करोगे तो 2 मिलेगा, ऐसे ही 9 पुट करोगे तो 3 मिल जाएगा, ऐसे ही आप क्या करोगे 1000, फिर 1 लाख, फिर एक बहुत बड़ा नंबर मान लो, एक बहुत ही बड़ा नंबर अगर आपने पुट कर दिया तो आपको एक बहुत बड़ा नंबर मतलब नियरली इन्फिनिटी, नियरली जो इन्फिनिटी को रीच कर रहा होगा। अब इन्फिनिटी से एक अगर घटा दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो वो इन्फिनिटी ही दे देगा। तो मतलब सबसे छोटा नंबर हमको क्या मिलेगा 0, और सबसे बड़ा मिलेगा जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। आई होप आपके समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। ये आपका डोमेन ऑफ फंक्शन, ये रेंज ऑफ फंक्शन। बेसिक मेथड से हम लोग डोमेन रेंज निकाल रहे हैं क्योंकि ये भी आपको सीखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए फिर से हमारे पास सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, रियल वैल्यूड फंक्शन की डोमेन रेंज पूछ रहा है। तो पहले आप अपना रियल वैल्यूड फंक्शन जो गिवन है वो लिख लो। अब की बार हमारे पास मॉडुलस है तो ज्यादा डरने की बात नहीं है, कोई डर वर जितना मन से निकाल दो, ना रूट है ना अपॉन में कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, देखो देखो मेरी बात सुनो, मॉडुलस आ गया है तो यहां पर आप x की वैल्यू कुछ भी डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ना रूट है और ना ही अपॉन में कुछ है। आप पूरा का पूरा रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, रूट मना नहीं कर रहा, वो ये मॉडुलस मना नहीं कर रहा है। मॉडुलस कह रहा आओ स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है आपका। तो यही आपका क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगी, रियल नंबर, पूरा रियल नंबर का सेट। समझ आ गया, कोई मनाही नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा रेंज ऑफ फंक्शन की जरा बात कर लेते हैं कि रेंज कैसे क्या आप निकालोगे। तो रेंज देखो यही चीज हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, ऐसे तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो, आप क्या देखोगे कि आप कोई भी वैल्यू डालोगे पहले तो रूट से बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, रूट से बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अब देखो क्या 0 भी आएगा, तो 1 रखने पे 0 भी आएगा, तो सबसे छोटा वैल्यू हमको क्या मिलेगा 0, 0 से नेगेटिव आएगा ही नहीं भाई, मॉडुलस नेगेटिव नहीं देता, सबसे छोटा वैल्यू जो दे सकता है वो 0 ही दे सकता है मॉडुलस, इधर नेगेटिव की साइड वो जा ही नहीं सकता। ये बात समझ आ गया। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या मिलेगा 0, और सबसे बड़ा वैल्यू क्या मिलेगा, आप x का वैल्यू जितना बड़ा रख दो, जितना बड़ा, नियरली इन्फिनिटी रख दो, ठीक है। कितना बड़ा कोई नंबर हो सकता है, इन्फिनिटी के करीब बस जा ही रहा हो, अप्रोच कर ही रहा हो, इन्फिनिटी को टच करने ही वाला हो, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को टच बस करने ही वाला हो बस, ठीक है। आई होप आपके समझ आ गया होगा। तो कहां तक जा सकता है ये, इन्फिनिटी को टच करने वाला हो, टच किया नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी तो नॉट डिफाइन है, तो बस इसीलिए जहां पे नॉट डिफाइन वाला केस आता है वहां पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते, उसकी वैल्यू हमको नहीं पता ना, वहां पे क्लोज ब्रैकेट तब लगता है जब आपको वैल्यू पता हो, जब आपको वैल्यू ही नहीं पता तो वहां पे क्लोज ब्रैकेट का कोई मतलब ही नहीं है। आई होप आपको डोमेन एंड रेंज दोनों समझ आ गए होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन के, चलो भाई सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। लेट एफ, ये कोई फंक्शन है जो इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है, बी द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, आर से आर में, मतलब रियल वैल्यूड फंक्शन है, और पूछेगा डोमेन रेंज, तो पूछ ही रहा है डिटरमाइन द रेंज, चलो डोमेन नहीं पूछी, ठीक है। अब रेंज के लिए क्या करोगे, तो आपको ऑर्डर्ड पेयर किस फॉर्म में दिए होते हैं, x, y, यह हम लोगों ने 2.2 में डिस्कस किया था ऐसे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे ये y की वैल्यू है, जो सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट लिखा है ऑर्डर्ड पेयर का, वो किसकी वैल्यू है, y की, तो इसमें डरने की बात नहीं है। ये बात समझ आ गया। अब इसको आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, y को ये तो fx लिखा जाता था, ये आपका फंक्शन रेडी हो गया, ये आपका फंक्शन रेडी हो गया, और चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। अब पूछ रहा रेंज का मतलब, रेंज का मतलब वो पूछ रहा y की वैल्यू बताओ भाई, तो पहले तो x की वैल्यूज क्या हो सकती है भाई, रियल नंबर भाई पूरा का पूरा डाल सकते हो, यहाँ पे पूरा का पूरा रियल नंबर डाल सकते हो, लेकिन आपने कहा ये तो डिनोमिनेटर में भी x है,
तो अगर ये 0 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखो, ये तो स्क्वायर हो रहा है, ये कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। और नेगेटिव आए, देखो खाली अगर -1 आ जाता उस केस में ये क्या हो जाता, 0 हो जाता, लेकिन ये नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं, तो नीचे डिनोमिनेटर कभी 0 होगा ही नहीं। अगर आपसे डोमेन ऑफ द फंक्शन कह दी जाए तो पूरा का पूरा रियल नंबर आप रख सकते हो उठा के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर डोमेन यहाँ पूछी नहीं गई, हमसे पूछी गई रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन पे जरा चर्चा कर लेते हैं। अब आप एक चीज देखो, ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है 1 + एक्स स्क्वायर। मतलब बात को समझो, इसको ऐसे समझो, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर +1, मतलब ऊपर आप जो भी रखोगे उससे एक ज्यादा नीचे आ जाएगा। ये बात समझ रहे हो? मतलब आपने अगर 1 रखा तो नीचे क्या आ जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 0.5। बहुत बढ़िया। फिर आपने क्या किया, ऊपर रखा 2 तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 5, ये भी 0.8 के लमसम चला जाएगा। ठीक है। फिर आपने 3 रखा तो ऊपर आया 9 और नीचे आया 10, नीचे आया 10 और ये क्या होगा 0.9 हो गया। अब आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, आप कभी 1 नहीं पहुंच पाओगे। आप कभी इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके 1 नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? 1 पहुंचने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के इक्वल होना पड़ेगा, पर यहां पे डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, और न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। तो यहां पर आपको क्या केस समझ आया कि 1 कभी भी आप अप्रोच नहीं कर सकते। आप ऊपर 0 रख दो, ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा 1, मतलब 0 ही आ जाएगी। 0 से लगाकर आप अप्रोच कर सकते हो, 0 से लगा के 0.9999 इन्फिनाइट टाइम्स चलता चला जाएगा, पर कभी भी इक्वल टू 1 नहीं आएगा। आप खुद इमेजिन करो अपने दिमाग में। इतना बात समझ आया? जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, तो आप चाहे जितना उसको फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो 1 नहीं देता है। तो 1 से 1 भी नहीं आ सकता, और 1 से बड़ा तो भूल ही जाओ। ठीक है। और सबसे छोटा क्या आ सकता है, 0। नेगेटिव आ नहीं सकता क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है। तो इसकी रेंज कहां पे फंस के रह गई, 0 से लगाकर 1। 1 कैसा, इंक्लूड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूडेड है। अच्छा 1 हम लोग 1 क्यों लिखते हैं, जब 1 इंक्लूडेड नहीं तो क्यों लिखते हैं? अरे भाई ये इनफाइनाइट टाइम्स कैसे लिखोगे, मतलब पूछा जाए 1 से जस्ट पहले का नंबर बताओ, ये रहा 0, ये रहा 1, आपसे पूछा 1 से जस्ट पहले का नंबर बताओ, कैसे बताओगे भाई आप? किसी ने कहा 0.999, किसी ने कहा 0. एक बार और 9 लगा दो, किसी ने कहा नहीं नहीं ऐसे लगा दो, एक और 9 लगा दो। तो ऐसे तो क्या हो सकता है, इनफाइनाइट टाइम्स 999 हो सकता है। तो कौन वाला लें भाई, पता ही नहीं चलता है। तो हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने सेट चैप्टर में पढ़ी थी, कहां पे 1.3 में इंटरवल्स की फॉर्म में। ठीक है। रियल नंबर्स के जब हम लोग दिखा रहे थे सब इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर लाइन या रियल नंबर। ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, इस सिचुएशन से बचने के लिए रिप्रेजेंटेशन बनाई गई थी। ठीक है। तो आपको आई होप रेंज समझ आ गई होगी। ठीक है। ये रही आपकी डोमेन, ये रही आपकी रेंज, किस फंक्शन की, इस फंक्शन की। ठीक है। चलते हैं आगे, चलिए देखते हैं 7th क्वेश्चन। लेट f, जी मतलब f एंड g फंक्शन है कोई, और वो सच दैट, कैसे फंक्शन है, R टू R डिफाइन है। इसको डिकोड कर लो, f जो है वो भी R से R में डिफाइन है, ठीक है, और जो g फंक्शन है वो भी R से R में ही डिफाइन है। ये लाइन डिकोड हो गई। ठीक है। अब आगे देखते हैं, बी रिस्पेक्टिवली एफ एक्स का वैल्यू ये है, ठीक है, और जी एक्स का वैल्यू ये है। एफ एक्स इस तरह से डिफाइन है x+1 करके, और जी एक्स किस तरह से डिफाइन है 2x-3 करके। आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए कि आप बताएं f प्लस जी। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। कैसे? आप क्या करोगे, फंक्शन की वैल्यूज को डायरेक्ट पुट कर दोगे। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, x+1, ठीक है। जी एक्स का वैल्यू क्या है 2x-3, बीच में क्या लगा है, एडिशन का साइन, तो आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा x+2x 3x, और -3 + 1,
तो कितना हो जाएगा -2। तो f प्लस जी का वैल्यू कितना आ गया 3x - 2। आप सेकेंड पार्ट पे चलो तो आप क्या देखोगे, आपसे पूछा गया है f माइनस जी का वैल्यू बताओ। तो f का वैल्यू क्या है, fx का वैल्यू x प्लस 1 माइनस जी का वैल्यू क्या है 2x - 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 1 माइनस का 2x प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा 3 वो माइनस का x प्लस का 4 माइनस का 2x है तो क्या हो जाएगा -2x प्लस x माइनस का x और प्लस का 4। तो ये वैल्यू आपकी आ गई f माइनस जी की। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन अगर आप करना चाहें, मतलब थर्ड पार्ट इसका f अपॉन जी वाला, तो आप कैसे करोगे, f को ऊपर लिख दो फंक्शन जो f का वैल्यू है और नीचे क्या लिख दो 2x - 3। ये शायद अब मतलब सॉल्व ये होगा नहीं, ठीक है, तो आप यहीं पे इसको छोड़ दो, ये सॉल्व होने से रहा। तो आपके पास आई थिंक तीनों के आंसर्स आ चुके हैं। चलिए बच्चों 8th क्वेश्चन देखते हैं। लेट f, ये रोस्टर फॉर्म दे रखी है फंक्शन की, ठीक है, जिसमें 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आपके गिवन हैं। बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, कोई फंक्शन f है और वो z से z में डिफाइन हो गया है, इंटीजर के सेट से इंटीजर के सेट में ही डिफाइन हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफाइंड बाय ये इसकी डेफिनेशन दी है फंक्शन की। अच्छा, इस फंक्शन को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स की जगह y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी करके भी लिख सकते हैं। इतना बात आपको समझ आ गया होगा अब तक। और कह रहा है डिटरमाइन ए एंड बी, टू फाइंड किस किस का वैल्यू, ए एंड बी का वैल्यू। तो इतना कुछ आपको गिवन है और ए बी आपको ढूंढना है। अच्छा, आप रोस्टर फॉर्म तो दे रखी है, अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखी होती तो कैसे लिखी होती, ऐसे कुछ लिखी होती है, डेफिनेशन करके आपको कुछ ऐसे दिया होता। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर से आपको इंफॉर्मेशन डिकोड करनी होगी। तो ऑर्डर्ड पेयर में पहले एलिमेंट को क्या कौन रिप्रेजेंट करता है, एक्स, और दूसरे एलिमेंट को वाई। ठीक है, या ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट किसे रिप्रेजेंट करता है, सारी वैल्यूज ऑफ एक्स को, और वाई जो दूसरा एलिमेंट होता है वो सारी वैल्यूज ऑफ वाई को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस ऑर्डर में पूछा जाए एक्स कौन है इस टाइम पे, तो ये पहला वाला, और वाई कौन है तो ये दूसरा वाला एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर का। सिमिलरली इसमें भी x2 है और y3 है, यहाँ पे x0 है और y -1 है, यहाँ पर x -1 है और y -3 है। हम लोग इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स का भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, when we take ordered pair, क्या ले लें, एक ये वाला उठा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एक क्या है 0 है। ठीक है, तो आसानी से हमें ए और बी का कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, वैल्यू। अब आप एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे आपसे पूछा गया है फॉर सम इंटीजर ए एंड बी, आपसे दो इंटीजर्स की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, अब जब दो इंटीजर्स की वैल्यू पूछी जाए, ठीक है, तो आपको क्या पता चलेगा, आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कितनी चाहिए होंगी, 2। आप 10th क्लास में खूब अच्छे से पढ़ के आए हो, जब भी आपको वहां पे x एंड y का वैल्यू चाहिए होता था तो आपको कोई 2 इक्वेशंस चाहिए होती थी। ठीक है, जैसे ऐसे करके और कुछ ऐसे करके। ठीक है, अगर ये 2 इक्वेशंस नहीं है तो आप, अगर आपके पास 2 वेरिएबल आ गए तो आप उनकी वैल्यूज नहीं फाइंड कर सकते, तो आपको 2 तो बनानी ही होंगी। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इक्वेशंस बनाने के लिए हम लोग 2 ऑर्डर्ड पेयर्स का यूज करेंगे। तो पहला हमने ये उठाया, अब इसको यहां पे पुट करो अपना। ठीक है, इस इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो y का वैल्यू क्या है -1 और x का वैल्यू क्या है 0 और b, ये क्या आ जाएगा -1, और ये किसका वैल्यू आ गया b का। b का वैल्यू आपके सामने आ गया। ठीक है, ये किस्मत अच्छी थी कि यहां 0 है, नहीं तो पूरा पूरा इक्वेशन बनता। एंड व्हेन वी टेक
ऑर्डर्ड पेयर कौन सा 1,1। देन हमको क्या मिलेगा, देन y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी में क्या हो जाएगा 1 इधर और x की जगह 1 और b की जगह यहाँ पे क्या आ गया -1। b की जगह हमको b की वैल्यू मिल चुकी है तो a -1 इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू 2। a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एक इजी क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना था। चलिए बच्चों 9th क्वेश्चन देखते हैं। लेट R बी द रिलेशन फ्रॉम n टू n। कहां से कहां डिफाइन हुआ है रिलेशन, नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट में रिलेशन डिफाइन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन की डेफिनेशन ये रही। अच्छा क्या है रिलेशन की डेफिनेशन, हमें a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे जब हम क्या a कब मिलेगा, a कब मिलेगा जब b का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो इधर क्या लिखा है 1, थोड़ा बना लेते हैं। मान लो 1 इधर, इसका जब स्क्वायर करेंगे तब a मिलेगा, तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इस ये जो फंक्शन की जो ये रिलेशन है, हाँ रिलेशन है, तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या दे रखी है, जब b का स्क्वायर करेंगे तब a मिलेगा। अब पहले का स्क्वायर करो, पहले एलिमेंट का स्क्वायर करो तो आपको क्या मिलेगा 1। तो b की जगह आपने क्या रखा 1 रखा, तो a की जगह भी क्या आया 1 आया। ठीक है, ऐसे ही आप b की जगह जब 2 रखोगे तो a की जगह क्या आएगा 4 आएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर आपको क्या मिलेगा 4,2, यहाँ क्या मिलेगा 1,1। ऐसे ही जब आप b की जगह 3 रखोगे, मतलब यहाँ पे b की वैल्यू पे a की वैल्यू डिपेंड कर रही है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो a क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर करने पे 9 मिलेगा, तो कैसा आ जाएगा 9,3। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, b का स्क्वायर करने पर a आएगा। ठीक है, तो b की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते जाओ और उसका जब स्क्वायर करोगे तो वो किसकी वैल्यू दे देगा a की दे देगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन बनने लगा वो कैसा बनने लगा 1,1 फिर 4,2 फिर 9,3। अच्छा आप खुद देख लो, ये नेचुरल नंबर का सेट तो अच्छी बात है, रियल का होता तो और ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। अब देखो क्योंकि वहां पॉइंट्स आने लगते, डेसिमल आने लगते, रूट्स आने लगते, तो समझने के लिए इतना बनाए ले रहे हैं। फिर आपको पता है ये परफेक्ट स्क्वायर सी चल रहे हैं, यहाँ पर क्या है परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का है वो बी पे लिखा हुआ है, ये 16 और ये चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वो नंबर और ए की जगह उसका स्क्वायर। आई होप आपको ये रिलेशन समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर इतना समझ आ गया है तो ये 3 चीजें पूछ रहा है, कह रहा है पूछ रहा है कि ट्रू है या नहीं। ये 3 आपके पार्ट्स गिवन है। कह रहा है a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। बड़ी बात कह दी इसने यहाँ पे, कह रहा है a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन किसके लिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। मतलब a मतलब कहा जो नेचुरल नंबर के हर एलिमेंट के लिए क्या ये बात पॉसिबल है। आप खुद देखो, कह रहा है जैसे ये देखो एक एग्जांपल, यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर आया 1,1, यहाँ पे क्या हो रहा है 1,1 किससे बिलोंग कर रहा है r से बिलोंग कर रहा है। इतना बात समझ आया, तो वही कह रहा है ये क्या ये चीज संभव है हर एलिमेंट ऑफ ए के लिए। तो एलिमेंट ऑफ ए किसको कहा जा रहा है, इस वाले सेट को कहा जा रहा है, और इस वाले सेट को क्या कहा जा रहा है बी कहा जा रहा है। तो ए की वैल्यूज तो बहुत सारी हैं 1 2 3 4 और चलती रहेगी, नेचुरल नंबर ही बहुत बड़ा सेट है, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सब देखो अगले में 2 के लिए 4 मिल गया, 2 के लिए 2 नहीं आया है, 3 के लिए 9 मिल गया है, 3 के लिए 3 नहीं आया है। तो दिस इज ट्रू फॉर ओनली a इज इक्वल्स टू 1। ये चीज देखो a कॉमा a बिलोंग्स टू r इज ट्रू फॉर ओनली a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हैंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
पहला वाला तो हमने क्या बता दिया, फॉल्स है, ट्रू नहीं है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर दूसरे वाले को देखते हैं। चलो दूसरा पार्ट देखो। दूसरा पार्ट पूछ रहा है a, b बिलोंग्स टू r implies that b, a बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे चेक करो, कह रहा है कि अगर a, b बिलोंग्स टू r हैं तो इसका मतलब ये भी उसमें रिलेशन में पड़ा होना चाहिए, कुछ ऐसा, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर भी आपको रिलेशन में पड़ा हुआ दिखना चाहिए। इफ ऐसा है देन ऐसा भी आपको होना चाहिए। क्या ये सच है? तो ऑर्डर्ड पेयर जरा देख लो, यहाँ पे 4,2 है मान लो, ठीक है, तो क्या 2,4 कभी आ सकता है इसमें? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आप देखो जरा, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, फंक्शन की इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या ये कभी संभव हो पाएगा? तो देखो क्या कह रहा है, b की जगह अगर हमने 4 रख दिया, b की जगह हमने 4 रख दिया, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 16 आएगा, ना कि 2 आएगा कभी, ठीक है। मतलब b का स्क्वायर करोगे तो a का वैल्यू हमेशा बड़ा आएगा, छोटा कभी आएगा ही नहीं। a का वैल्यू b से छोटा कभी आएगा नहीं, तो रिवर्स कभी पॉसिबल होगा ही नहीं किसी एलिमेंट का। केवल किसका पॉसिबल होगा, इस वाले का, जब तक a इज इक्वल्स टू 1 रहेगा। तो दिस केस इज पॉसिबल ओनली फॉर a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। जब तक a इज इक्वल्स टू 1 रहेगा तभी तक ये पॉसिबल रहेगा, और जैसे a का वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी बढ़ेगा तो इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई होप आपके समझ आ गया होगा। इसको नोट डाउन करिए, फिर थर्ड पार्ट पे चलते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, अगर ये दो चीजें बिलोंग कर रही हैं रिलेशन से, तो इनका मतलब ये है कि a, c बिलोंग्स टू r भी होगा। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं? तो आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर आपको कोई चीज गलत साबित करनी तो एक खाली एग्जांपल ऐसा उठा के ले आओ जो इसके फेवर में ना हो, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो करके देखते हैं, छोटा सा छोटे छोटे नंबर्स उठाते हैं। लेट, अगर हम लोग c का वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे, पहले तो b का रखो। b का अगर हमने वैल्यू रखा यहाँ पर मान लो 2 रख दिया, b का वैल्यू 2 रख दिया, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक 4 आ जाएगा, ठीक है। आपको पहले ये कंडीशन बनानी पड़ेगी, फिर चेक वो वाली करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर c का रखते हैं 4, ऐसी बनाओ जो यहां दोनों पे मैच हो जाए, तो b की जगह 4 रख लो। b की जगह अगर आपने 4 रख लिया, अब यहां पे दोनों बना लो, b की जगह हम लोगों ने 4 लगा लिया, ठीक है, यहां भी 4 लिख लिया। अब डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या कहती है, सेकंड वाले का स्क्वायर जब करोगे तो फर्स्ट वाला एलिमेंट मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर का, तो यहां पे किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का करना पड़ेगा, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पर जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 16, बहुत बढ़िया। तो हमने लेट b किया तो हमको c का वैल्यू 2 मिला एंड a का वैल्यू 16 मिला, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बिल्कुल हो गई। a, b, c अगर ये रखोगे तो आपको बिल्कुल इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चीजें मिलेंगी, और रिलेशन के अकॉर्डिंग ठीक भी है। रिलेशन की डेफिनेशन आप देखो कि जब b का स्क्वायर करेंगे तो a मिलेगा, जब b का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, जब 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 मिलेगा। तो यस, ये दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन से बिलोंग करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया। लेकिन वो पूछ रहा है कि अगर ये है तो ये भी है या नहीं, a, c जो है वो बिलोंग करेगा रिलेशन से या नहीं। तो a कहाँ है, ये रहा 16, c कहाँ है, 2 रहा। अब यहाँ पे रख दो,
क्या ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है? क्या 2 का स्क्वायर 16 होता है? नहीं, 2 की पावर 4 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आपके समझ आ गया होगा, और ये भी किस कैटेगरी में चला गया? फॉल्स, या इट इज नॉट ट्रू। ये क्वेश्चन पूरी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई होप अच्छे से आपको समझ आया। चलो भाई 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, और फंक्शन की रोस्टर फॉर्म आपको गिवन है। पूछ रहा है कि क्या ट्रू है, एफ इज अ रिलेशन कि एफ इज अ फंक्शन। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, जस्टिफाई और आंसर इन ईच केस। ठीक है, आते हैं, पहले इसका एरो डायग्राम बना लो। वन टू थ्री फोर और 2 यहाँ फिर से है। ठीक है, तो टू जो है वो हम लोग लिख चुके हैं, ये रहा। अच्छा, इधर ये लिखा ही है, यहां से लिख लेते हैं। 5 9 11 15 एंड 16। 1 की मैपिंग किससे हुई है? 5 से हुई है। 2 की मैपिंग हुई है 9 से। 3 की मैपिंग हुई है 1 से। 4 की मैपिंग हुई है 5 से। ठीक है, और 2 की मैपिंग फिर से 11 से हो गई है। तो भाई साफ साफ आपने पकड़ लिया यहाँ पे सीन कि एक जो आपके पास एलिमेंट है 2, वो 2 जगह मैपिंग कर रहा है, घपलेबाजी कर रहा है ये, और ये पकड़ा गया। और ये इसकी घपलेबाजी की वजह से ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन नहीं, ये जो एफ, ये एफ जो, ये जो भी रिलेशन या फंक्शन, जो भी चीज आपके पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गिवन थी, ठीक है, वो फंक्शन तो नहीं है। एफ इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, सिंस एलिमेंट टू हैज या हैव 2 different images, hence this f is not a function। ठीक है, पर रिलेशन है, बट इट इज अ रिलेशन, बट इट इज अ रिलेशन। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स बताना था। एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यस, ये क्या हो जाएगा? ट्रू। इट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फॉल्स। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स। अब देखो, जो रिलेशन की जो डेफिनेशन होती थी, मतलब जस्टिफाई भी तो करना है, इसको तो जस्टिफाई कर दिया, सेकंड स्टेटमेंट को तो जस्टिफाई कर दिया, फर्स्ट वाले को कैसे जस्टिफाई करोगे? ठीक है, तो देयर आर नो restrictions for being a relation as in functions। In relation, element of set of domain can have more than one image in the set of कोडोमेन। ठीक है, आप रीजन जो है वैसे बना के लिख दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाय एफ, ये रहा आपका फंक्शन जिसकी डेफिनेशन दी गई है इन रोस्टर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म।
इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। पूछ रहा है एफ क्या फंक्शन है, ठीक है। अच्छा बढ़िया है, करते हैं इसको। कहां से स्टार्ट करें? तो आप पहले इस चीज को डिकोड करो कि एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। तो कह रहा है जो एफ है फंक्शन है आपका, उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे होंगे, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे होंगे वो कहां से आ रहे होंगे? जेड क्रॉस जेड से। अब जेड क्रॉस जेड क्या है? जेड क्रॉस जेड कब बनेगा? जब आप इंटीजर्स के सेट का इंटीजर्स के सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे। अब इसको अगर बनाना, थोड़ा सा समझना, है तो बहुत बड़ा सेट है, लेकिन अगर थोड़ा सा समझना है तो आपको समझाए दे रहा हूं। जैसे यहां पे z क्रॉस z में क्या क्या आएगा? z क्रॉस z में क्या क्या आएगा? पहले तो माइनस, देखो बहुत सारे नंबर्स ऊपर है, बहुत सारे नीचे हैं, उसको तो काउंट अभी नहीं कर रहे हैं, खाली एग्जांपल समझा दे रहे हैं। इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ, फिर चलते रहेंगे सबके साथ इसकी मैपिंग। -3 की मैपिंग सबके साथ होगी, इधर भी होगी और उधर भी होगी, ठीक है, सबके साथ होगी। ऐसे ही -2 की मैपिंग भी सबके साथ, फिर -1 की भी मैपिंग सबके साथ। तो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स देखने को मिलेंगे। अब कॉन्सेप्ट क्या था? ये जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वहीं से एफ के ऑर्डर्ड पेयर्स भी आ रहे होंगे। मतलब जो एफ के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जो एफ के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे होंगे वो कहां से आ रहे होंगे? जेड क्रॉस जेड से। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी बात, ठीक है। पहली बात क्लियर हो गई। इस लाइन का मतलब क्या है? जो जेड क्रॉस जेड में जो एलिमेंट्स या कह दो ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े होंगे, ठीक है, वहीं से वो कहां डिलीवर होंगे? एफ के अंदर। जो फंक्शंस के ऑर्डर्ड पेयर जो आएंगे वो कहां से आ रहे होंगे? जेड क्रॉस जेड, ठीक है, वहां से आ रहे होंगे। इतना बात समझ आ गया, ठीक है। अब दूसरी बात समझते हैं। चलो दूसरी बात समझो, क्या कह रहा है? अब फंक्शन की जरा डेफिनेशन देखो, क्या है? ए इंटू बी ए प्लस बी और a कॉमा बी बिलोंग्स टू z। अब आप जरा ध्यान से देखो, रिकॉल करो, यहां पे किसका प्लेस होता था? x का ऑर्डर्ड पेयर में, और ये किसका प्लेस होता था? y, ठीक है। अब जो फंक्शन होगा, जो भी फंक्शन होगा उसमें कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स देखने को मिलेंगे? x कॉमा वाई फॉर्म में, ठीक है। इतना बात समझ आया? x कॉमा वाई फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर्स देखने को मिलेंगे, इतना बात हो गया, बढ़िया। अब फिर उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि किसी जो x है, मान लो कोई वैल्यू x की वैल्यू आ गई 8 आ गई, या x की वैल्यू मान लो 10 आ गई, उसकी एक इमेज है, यूनिक इमेज है, या एक से ज्यादा इमेजेस हैं, बस इतना ही तो चेक करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले x और y की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। अच्छा, x और y की वैल्यूज के लिए क्या करना पड़ेगा? a और b की वैल्यू ढूंढनी, मतलब पुट करनी पड़ेगी। और a और b की वैल्यू कहां से पुट करेंगे? इंटीजर के सेट से। इतना बात समझ आया? तो लेट हम लोग पुट कर करके देखेंगे, हिट एंड ट्रायल चलेगा यहाँ पे। a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4। जैसे ही पुट किया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 इंटू 4 8। तो हम यहाँ पे अपने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने स्टार्ट कर रहे हैं, 8 आ गया। अच्छा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर? y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दोनों के एडिशन को, तो 6 आ गया। तो हमारा पहला ऑर्डर्ड पेयर ये आ गया, ठीक है। क्या 2 और 4 दोनों इंटीजर के सेट से बिलोंग करते हैं? यस करते हैं, कंप्लीट नंबर्स हैं। अच्छा, अब आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। जब भी इस क्वेश्चन को करने चलोगे तो आप एक तो ये उठाओगे और दूसरा इसी का अपोजिट, दोनों नेगेटिव आप उठा लेना। कैसे? -2 एंड -4। तो जैसे ही आप इसको रखोगे x का वैल्यू क्या आ जाएगा? फिर से 8। दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा ना, a b का, और a b का मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 4 8, ठीक है। अब देखो y में क्या आएगा? दोनों का एडिशन, दोनों का सम करो, दोनों का सम करोगे तो कहां पहुंच जाओगे? -6 पर,
6 पर आप पहुंच जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, -6। अब आप ऐसे कई सारे एग्जांपल्स बना सकते हो, यहाँ पे 3 और 3 रख दो, यहाँ -3 और -3 रख दो, ठीक है। तो भी क्या, अब देखो देखने को क्या मिलेगा, देखने को क्या मिलेगा कि जो 8 है, जो 8 है उसकी एक इमेज क्या है, -6, और एक इमेज क्या है, 6। समझ में आया। तो ये जो f है ना, ये जो f है ये फंक्शन नहीं, ये क्या है, ओनली रिलेशन। ओनली क्या है, ये रिलेशन। अच्छा, अब आप यहां पे अगर 3 3 रखते हैं, अगर 3 3 रखते तो क्या आता, 9 आता, ठीक है। और आगे क्या आता, आगे क्या आता, 3 + 3 6। अच्छा, अब यहां पे अगर -3 रखते तब भी तो 9 आता, तब भी तो आपका x की जगह 9 ही आता, और उधर y की जगह क्या आता, -3 और -3 कितना हो जाता, -6। आई होप आपको समझ आया होगा। इधर a और b, इधर 3 3 रखते हैं और इधर -3 रखते हैं। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू आती और हमें एक एलिमेंट की 2 इमेज देखने को मिल जाती, और ये क्या प्रूव हो जाता, इट इज नॉट अ फंक्शन। हाँ, तो आप वहां आप एक ही एग्जांपल से दिखाओगे, ये लेट करके आप एग्जाम में एक ही एग्जांपल से दिखाना, चाहे जॉन सा आपको पसंद हो वो उठा लेना, बस ये ध्यान रखना यहाँ दोनों पॉजिटिव लेना, यहाँ दोनों के दोनों ए और बी नेगेटिव ले लेना। जस्टिफाई कैसे करोगे, जस्टिफाई कई बार कर चुके हम लोग। since all the elements of set of domain has not a unique image in set of codomain, hence this f is a relation but not a function, ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। अगर एग्जांपल देना चाहोगे तो फॉर एग्जांपल क्या लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल एलिमेंट 8 हैज 2 डिफरेंट इमेजेस, 6 एंड -6। ये आप एग्जांपल भी दे सकते हो वहां पे, ठीक है। आई होप आपको 11th क्वेश्चन पूरा समझ आ गया होगा। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 12th और कह रहा है सेट ए ये गिवन है, और अच्छा हाँ, यहाँ पे फंक्शन जो है वो कहां से कहां डिफाइन है, सेट ए से नेचुरल नंबर के सेट में डिफाइन है, और नेचुरल नंबर का सेट तो भाई क्या है, पूरा का पूरा इनफाइनाइट सेट है, लेकिन सेट ए हमारे हाथ में गिवन है 9 10 11 12 13, ये 5 एलिमेंट्स गिवन है हमको सेट ए के अंदर। अच्छा, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये चलता रहेगा, ठीक है। चलिए इतनी बात तो हमने डिकोड कर ली, अब आगे देखते हैं। हाँ, इसकी डेफिनेशन देखो, इसकी डेफिनेशन देखो पहले। अच्छा, ये n क्या है, n क्या हो सकता है पहले बताओ, ये जो f n लिखा है ना ये क्या हो सकता है, तो आपको पता है जिस सेट से फंक्शन या रिलेशन डिफाइन हो रहा होता है उसी सेट के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, n कहा जाता है। तो n की वैल्यू कहां से आएगी, सेट a से ही आएगी, ठीक है। तो n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 5, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है उसके आगे, हाँ अब देखो ये क्या कह रहा है आगे, फंक्शन की डेफिनेशन क्या कह रही है, फंक्शन कैसा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। अगर मान लो आपने इसकी रोस्टर फॉर्म कैसे बनाओगे, अगर आपने n की कोई वैल्यू रखी, मान लो ये 9 रखी, ठीक है, तो इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर में नेक्स्ट एलिमेंट कौन आएगा, जो होगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, मतलब 9 का जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा। अब प्राइम फैक्टर्स अगर रिवीजन करना चाहो तो क्या करोगे भाई, प्राइम फैक्टर्स की अगर बात करो
तो जब आप किसी नंबर्स के फैक्टर्स कर रहे होते हैं, जैसे 9 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, 1, अच्छा फैक्टर्स, चलो पहले फैक्टर्स ही समझा देते हैं, फैक्टर्स ही समझा देते हैं फिर से। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, ठीक है। नंबर्स which divides completely मतलब रिमाइंडर ना छोड़े, रिमाइंडर 1 रहे। नंबर्स विच डिवाइड्स कंप्लीटली टू द गिवन नंबर, ठीक है, आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ दैट गिवन नंबर। छोटी सी डेफिनेशन बता दी। अब देखो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, बाकी किसी से भी डिविजिबल ना हो। तो देखो अब 9 के फैक्टर्स बताओ। एक तो भाई 1 है, 1 तो सबको डिवाइड कर देगा, तो 9 को भी कर देगा। फिर 3 जो है वो 9 को डिवाइड कर देगा, उसके बाद सीधा 9, उसके बाद सीधा 9। तो 9 के 3 फैक्टर्स होते हैं। अब इसमें से प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जरा याद करो, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, ये चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है, केवल 3। और बड़ा है छोटा उससे मतलब नहीं, क्योंकि ओनली है यहाँ पे, ओनली प्राइम फैक्टर यहाँ पे 3 है। तो 9 की मैपिंग किसके साथ हो जाएगी, 3 के साथ। अगली देखो यहाँ पे n की जगह और क्या उठाएंगे, a से अगला उठाओ, 10 उठाओ, ठीक है। अब 10 के जरा फैक्टर्स बताओ, तो 1, 2, 5 और खुद 10। अब इसमें 2 प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 और 5। अब इसमें बड़ा कौन सा है, 5, ठीक है। अब अगला नंबर उठाओ, n की अगली वैल्यू उठाओ, और आपको पता है जो 11 है उसके फैक्टर्स कौन है, 1 और 11 खुद। अब यहाँ पे 11 क्या है, प्राइम नंबर है, और बड़ा है छोटा उससे मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही तो है, ठीक है। तो सबसे बड़ा यही है, तो 11 का 11 के साथ ही मैपिंग हो जाएगा। उसके बाद आप क्या देखोगे, 12। तो 12 के जो है फैक्टर्स बताओ, 1, 2, 3, फिर 4, 4 से भी 12 डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, 4 के बाद 6, 6 के बाद सीधा 12। अब इसमें प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, तो 2 है, 3 है, 4, 6, 12 नहीं है, प्राइम नंबर ये नहीं है। तो 2 और 3 में जो सबसे बड़ा है वो 3 है, ठीक है। अब कौन सा बचा, 13। 13 फिर से खुद ही प्राइम नंबर है, और उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 13। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, 13, क्योंकि दूसरा प्राइम नंबर है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, 13 की 13 के साथ ही मैपिंग हो जाएगी। आई होप आपको ये डिकोड करना आया होगा। अगर यहाँ पे करना चाहो तो 9 की मैपिंग हो गई 3 के साथ, 10 की मैपिंग हो गई 5 के साथ, 11 की मैपिंग 11 के साथ, 12 की मैपिंग फिर से 3 के साथ, और 13th की मैपिंग 13 के साथ। आपको दिख रहा है सीधा सीधा, ये एक तो फंक्शन है, यहाँ पर क्या फंक्शन कहा गया था, हाँ ठीक है, फंक्शन शायद कहा भी गया है, एफ कहीं पे फंक्शन इसको बोला गया है, लेट ए लेट एफ, ठीक है। हाँ यहाँ पे अगर फाइंड द रेंज ऑफ, हाँ इसमें कहीं पे एफ को फंक्शन नहीं बोला गया। अगर पूछा जाए एफ इज अ फंक्शन और नॉट, तो आप सीधे कह दोगे एफ इज अ फंक्शन, ठीक है। ये देखो हर एलिमेंट की यहाँ पे मौजूद इमेज मौजूद है। दूसरा क्या है कि किसी भी एक एलिमेंट ऑफ सेट ए की 2 इमेजेस मौजूद नहीं है। इतना बात समझ आएगा, तो यस इट इज अ फंक्शन। अभी तो पूछा नहीं गया है, बता दे रहा हूं बस, ये फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन। इट मतलब एफ, इट मतलब एफ, यस एफ इज अ फंक्शन अगर पूछा जाता, ठीक है। अब रेंज पूछी गई, अच्छा डोमेन दो गई, पूरा का पूरा सेट है, यही चेप दो वहां पे तुरंत भाई यही चीज लिख दो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन या रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगी, जो जिनकी मैपिंग होती है बाद वाले सेट में। तो किन किन एलिमेंट्स की मैपिंग होंगे, 3, 5, 11 और 13, 3, 5,
11 एंड 13, ये आपकी क्या आ गई, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, आई होप आपके समझ आया होगा और ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है और आपकी एक्सरसाइज भी यहीं पे कंप्लीट होती है।